वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये हमारा 9वां पार्ट होगा, 9th पार्ट होगा ये हमारा हिस्ट्री ऑफ बिहार का, बिहार के इतिहास का। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ाई करी थी कल। बिहार के 5 स्थानों बीहट, मुंगेर, बीहपुर, भागलपुर, बड़ेजा, कटिया और बड़े सारण पर अतिरिक्त पुलिस बैठा दी गई। आगे से जो हमारा टॉपिक है आज का वो ये है बिहार सत्याग्रह समाचार के विरुद्ध कार्यवाही। 29 मई 1930 को पटना के जिलाधिकारी ने बिहार सत्याग्रह के प्रकाशकों से प्रेस एक्ट के अंतर्गत अधिघोषणा करने की मांग की, जिस पर प्रकाशकों ने कोई ध्यान नहीं दिया। अतः पुलिस ने 13-14 जून 1930 को पटना स्थित प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय की तलाशी ली तथा अपने साथ साइक्लोस्टाइल मुद्रक की सामग्री एवं बिहार सत्याग्रह समाचार के कुछ प्रतियां लेती गई। पुलिस ने प्रोफेसर ज्ञान साहा के कमरे से राष्ट्रीय गीत संग्रह की 233 प्रतियां भी जब्त कर ली। इसके बावजूद बिहार सत्याग्रह समाचार की प्रतियां प्रकाशित होती रही। इसमें आगे है अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी की 7 जून 1930 के इलाहाबाद बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी की 7 जून 1930 के इलाहाबाद बैठक में सेना और पुलिस में कार्य करने वाले भारतीयों के संदर्भ में स्वीकृत प्रस्ताव 24 जून 1930 को बिहार सत्याग्रह समाचार में प्रकाशित हुआ। पटना के जिलाधिकारी ने रामेश्वर प्रसाद वर्मा को एक अधिसूचना जारी की, क्योंकि सरकार को यह निश्चित सूचना नहीं थी कि श्री वर्मा उस पत्र के स्वीकृत संपादक थे। बिहार सत्याग्रह समाचार की अधिकांश प्रतियों पर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर की मुहर लगी रहती थी। 2 जुलाई 1930 को भारत सरकार ने अनऑथराइज्ड न्यूज सीट्स एंड न्यूज़पेपर्स ऑर्डिनेंस 1930 नामक अध्यादेश जारी किया। ये अध्यादेश 2 जुलाई 1930 को भारत सरकार ने अनऑथराइज्ड न्यूज सीट्स एंड न्यूज़पेपर्स ऑर्डिनेंस 1930 नामक न्यूज़पेपर ऑर्डिनेंस 1930 नामक अध्यादेश जारी किया। तो ये अध्यादेश जारी हुआ था 2 जुलाई 1930 को भारत सरकार के द्वारा, जिसका नाम था अनऑथराइज्ड न्यूज सीट्स एंड न्यूज़पेपर्स ऑर्डिनेंस 1930। इसका उद्देश्य अप्राधिकृत समाचार पत्रों एवं इश्तेहारों पर नियंत्रण करना था। इसका पर्पस क्या था कि जो अप्राधिकृत समाचार पत्र था और इश्तिहार था उस पर नियंत्रण करना। चूँकि समाचार पत्र से और इश्तिहार से देश में नेशनल मूवमेंट बढ़ रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए लोगों में जागरूकता कम फैले, लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, इसलिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया 2 जुलाई 1930 को भारत सरकार के द्वारा, ताकि इन समाचार पत्रों और इश्तेहारों पर नियंत्रण किया जा सके। सरकार ने राष्ट्रीय साहित्यों पर भी अपना दमन चक्र चलाया तथा 1930 से अनेक ऐसे प्रकाशन जब्त कर लिए गए। जब्त किए गए कुछ प्रमुख प्रकाशन निम्नलिखित थे। प्रकाशन का नाम था देश की पुकार, और प्रकाशक कौन थे? सुरेंद्रनाथ नियोगी, नीलकंठ विश्वास, चित्रंजन प्रेस, चाईबासा। 3 अप्रैल 1929 को ये जब्त कर लिया गया। उसके बाद युवक प्रकाशन का नाम था युवक, सर्चलाइट प्रेस, पटना, रामवृक्ष शर्मा, बेनीपुरी। 21 अप्रैल 1930 को जब्त कर लिया गया। राष्ट्रीय गीत संग्रह ज्ञान साहा, रमेश प्रिंटिंग प्रेस, मीठापुर, पटना। 8 जून 1930 को जब्त कर लिया गया। गरीब हिंदुस्तान, मोहम्मद बली हसन, रहमानी प्रेस, पटना। ये 19 जून 1930 को जब्त किया गया। और स्वदेशोद्वार की कुंजी के एस ठाकुर, सुदर्शन प्रेस, दरभंगा। तो इसमें दरभंगा से एक था और पटना से 1-2 था पटना से, और ये सर्चलाइट प्रेस जो था वो भी पटना में था। तो 3 पटना से था, 1 चाईबासा से था। तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5 जो प्रमुख थे वो 5 जब्त किए गए। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी। 30 जून 1930 को पटना में विट्ठल भाई पटेल के आगमन के अवसर पर एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। तो सवाल ये बनता है कि विट्ठल भाई पटेल पटना में कब आए थे? 30 जून 1930 को आए थे, जिसमें हसन इमाम खादी वस्त्र में उपस्थित थे। इस सभा के उपरांत राजेंद्र प्रसाद प्रांतः व्यापी यात्रा के सिलसिले से छपरा चले गए।
जहां उन्हें 5 जुलाई 1930 को गिरफ्तार किया, मतलब कि 5 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। राजेंद्र प्रसाद को 6 माह की सजा सुनाई गई और बनारस एवं मुगलसराय होते हुए हजारीबाग जेल पहुंचा दिया गया। हजारीबाग जेल से कुछ नेताओं ने एक हस्तलिखित मासिक पत्र बंदी कैदी निकालना शुरू किया। ये भी सवाल है। जो छपरा चले गए और वहां से उनको गिरफ्तार किया गया। 5 जुलाई 1930 को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया और 6 माह की सजा सुनाई गई। और बनारस होते हुए मुगलसराय, बनारस होते हुए, बनारस मुगलसराय नज़दीकी आपस में मिलता है, तो उनको हजारीबाग जेल पहुंचा दिया गया। और हजारीबाग जेल से कुछ नेताओं ने हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ मासिक पत्रिका जारी की। उस पत्र का नाम था बंदी कैदी। तो ये बंदी कैदी किस जेल से जारी हुआ था? तो याद रखेंगे, हजारीबाग जेल से शुरू किया गया। और ये मासिक पत्र था, ये साप्ताहिक नहीं था, डेली नहीं था, मासिक पत्र था। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी ये पूछ देता है कि ये मासिक बंदी कैदी एक पत्र था, जो हस्तलिखित पत्र था, जो कि जारी होता था। वो मंथली जारी होता था या वीकली जारी होता था या डेली जारी होता था। ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये भी ध्यान देना है कि यह हजारीबाग जेल से शुरू हुआ था और बंदी कैदी नाम था उसका। ये हस्तलिखित था और ये मासिक पत्र था। यहाँ से एक अन्य मासिक पत्र कारागार भी प्रकाशित किया जाता था। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीपनारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। तो ये भी एक सवाल बनता है कि जब राजेंद्र प्रसाद का गिरफ्तारी हो गया तो उनकी जगह पे कौन कार्यभार संभाले, जो भी उनका ड्यूटी हुआ करता था स्वतंत्रता संग्राम में। तो उसमें उन्होंने दीपनारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया। अच्छा, अब आते हैं स्वाधीनता दिवस समारोह। मेल मिलाप के संकेत के रूप में वायसराय ने 25 जनवरी 1931 यहाँ 5 जुलाई को गिरफ्तारी होता है, 6 माह की सजा सुनाई जाती है। और मेल मिलाप के नाम से वायसराय ने 25 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी एवं कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों की रिहाई का आदेश दिया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार देश भर में 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। पहले से जो निर्धारित था 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस पूरे देश में मनाया गया। पटना में 26 जनवरी 1931 को भंवर पोखर पार्क में अनुग्रह नारायण सिंह ने राष्ट्रीय झंडा फहराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछता है सवाल, ये याद रखना चाहिए, क्योंकि ये सवाल, इसमें 2-3 सवाल है। एक तो पूर्ण भारत में, पूर्ण कार्यक्रम में पूरे देश में 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और पटना में वो कहाँ मनाया गया? तो भंवर पोखर पार्क में अनुग्रह नारायण सिंह ने राष्ट्रीय झंडा फहराया था। तो ये याद रखना कि अनुग्रह नारायण सिंह ने भंवर पोखर पार्क में 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस के दिन जो मनाया गया था, उस दिन उन्होंने झंडा फहराया था। इस अवसर पर वहां उपस्थित लोगों में राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अब्दुल बड़ी, शंभू शरण वर्मा, फूलन प्रसाद वर्मा, सारंगधर सिंह प्रभृति लोग प्रमुख थे। दुर्भाग्यवश मुंगेर के बेगूसराय में स्वाधीनता दिवस जुलूस में कुछ नेताओं की गिरफ्तारी के उपरांत जनता एवं पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने जुलूस पर गोली चला दी, जिसमें 5 लोग मारे गए। और इसी दौरान पटना कैंप जेल के 3 बंदियों कंचन मेहता, बीकन मेहता और सरयू सिंह का देहांत हो गया। तो इसके आगे है अब बिहारी छात्र सम्मेलन आरा। 24वां बिहारी छात्र सम्मेलन 17-18 अक्टूबर 1931 को आरा में संपन्न हुआ। 24वां बिहारी छात्र सम्मेलन जो था वो 17-18 अक्टूबर 1931 को आरा में संपन्न हुआ। सम्मेलन में मनोनीत अध्यक्ष इलाहाबाद के मुंशी ईश्वर शरण के नहीं आने के कारण अध्यक्षीय भाषण काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस मलानी ने पढ़कर सुनाया। सम्मेलन में कुछ 23 प्रस्ताव स्वीकृत हुए, जिसमें प्रथम 2 को छोड़कर से सभी शैक्षणिक विषयों से संबंधित थे। तो कुल 23 प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें 2 को छोड़कर सारे शैक्षणिक मुद्दों से संबंधित थे, शैक्षणिक विषयों से संबंधित थे, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड था। तो ये 24वां बिहार छात्र सम्मेलन जो हुआ था वो 17-18 अक्टूबर 1931 को हुआ था आरा में। और इसके मनोनीत अध्यक्ष जो थे वो थे मुंशी ईश्वर शरण। अध्यक्ष थे, ये मनोनीत थे, लेकिन वो नहीं आ पाए। तो इसकी वजह से काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग BHU बोलते हैं, उसके प्रोफेसर एस मलानी ने पढ़कर सुनाया था।
मुंशी ईश्वर शरण की जगह पे प्रोफेसर एस मलानी ने पढ़कर सुनाया था। पहले प्रस्ताव में प्रत्येक छात्र से स्वदेशी वस्त्र का व्यवहार करके अपने देश की सेवा करने की अपील की गई। दूसरे प्रस्ताव में जिला शाखाओं में अछूतोद्धार, नशीले पदार्थ तथा विलायती वस्त्र का बहिष्कार एवं सांप्रदायिकता के बीच का उन्मूलन जैसे कार्य हेतु ग्रामीण जनता के समर्थन में आने के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम बनाने को कहा गया। मतलब कि दो, जैसे बताया गया ना कि दो, इसमें 23 जो था 23 विषय प्रस्ताव पारित किए गए। 23 में 2 को छोड़कर टोटल शैक्षणिक विषयों से संबंधित थे। तो उसमें जो 2 था वो 2 ये था कि एक तो स्वदेशी छात्रों से अपील की गई कि स्वदेशी वस्त्र का व्यवहार करें, और दूसरा प्रस्ताव में शाखाओं से अछूत हो नशीले पदार्थ तथा विलायती वस्त्र का बहिष्कार एवं सांप्रदायिकता के बीच का उन्मूलन, ये बहुत जरूरी है क्योंकि सांप्रदायिकता की वजह से विकास नहीं हो सकता है, एकजुट नहीं लोग रहेगा, और एकजुट नहीं होने की वजह से एक माने कंसर्टेड जो एफर्ट होता है किसी गोल को अचीव करने के लिए, वो हासिल नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा गया था उस समय, तो ये समर्थन करने के लिए कहा गया था। अच्छा, अब आता है अस्पृश्यता निवारण हेतु बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना। बिहार में अस्पृश्यता निवारण आंदोलन चलाने के लिए 6 नवंबर 1932 को बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना की गई। तो ये एक सवाल है, अपने आप में एक सवाल है कि बिहार में अस्पृश्यता निवारण आंदोलन चलाने के लिए बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना किस डेट को की गई थी? 6 नवंबर 1932 को की गई थी। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण आंदोलन चलाने के लिए की गई थी। साथ ही पटना, गया, आरा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा, सारण आदि में जिला समितियां गठित की गई। प्रांतीय अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्माइलिया हॉल में संपन्न हुआ। अंजुमन इस्माइलिया हॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ संपन्न हुआ था? पटना में। तो अंजुमन इस्माइलिया हॉल में संपन्न हुआ, जिसमें अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के महासचिव अमृतलाल बी ठक्कर उपस्थित थे। तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के महासचिव कौन थे? तो अमृतलाल बी ठक्कर। सम्मेलन की अध्यक्ष था सूरजपुरा के राजा राधिकर मन प्रसाद सिंह ने की थी। जबकि बिहार के प्रख्यात पंडित ब्रज बिहारी चौबे सम्मेलन की स्वागतकारिणी के अध्यक्ष थे। इस सम्मेलन के बाद 6 जिला सम्मेलन क्रमशः छपरा, आरा, भागलपुर, मुंगेर, जहानाबाद और बेतिया में किए गए। बेतिया को छोड़कर सभी सम्मेलनों में प्रांतीय सचिव ने भाग लिया। ज्ञातव्य है कि हरिजनों के उत्थान के लिए 17 जुलाई 1932 को गया के मॉडल स्कूल में एक सभा की गई थी, जिसमें एक मेहतर ने भाषण किया और उपस्थित लोगों में इलायची एवं सुपारी वितरित किया। तो ये एक इसमें क्वेश्चन बनता है कि बिहार में अस्पृश्यता निवारण आंदोलन के लिए जो बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना की गई थी वो किस डेट को की गई थी? पटना में उसका हुआ था सम्मेलन। आगे महात्मा गांधी की बिहार यात्रा। महात्मा गांधी की बिहार यात्रा 15 जनवरी 1934 को उत्तर बिहार में आए भीषण भूकंप की सूचना महात्मा गांधी को अखबारों, विज्ञप्तियों और राजेंद्र प्रसाद के 21 जनवरी 1934 के तार से मिली। पटना बोल रहा हूँ मैं। बिहार में, उत्तरी बिहार में समस्तीपुर जिला में पूसा यूनिवर्सिटी हुआ करता था पहले, जो पूसा आज के डेट में दिल्ली है, जिसको पूसा एक जगह है दिल्ली में। एक्चुअली वो पहले पूसा का स्थापना हुआ था बिहार के समस्तीपुर में, जो राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ही था। तो पूसा कॉलेज जो है IARI जिसको बोलते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो दिल्ली में नहीं था पहले, पूसा यानी समस्तीपुर में ही था। लेकिन यही भूकंप के समय उसका बिल्डिंग ध्वस्त हो गया था, तो उसको शिफ्ट कर दिया गया था दिल्ली। तो अभी आते हैं, तो इसकी सूचना 15 जनवरी 1934 को उत्तर बिहार में
आए भीषण भूकंप की सूचना महात्मा गांधी को अखबारों, विज्ञप्तियों और राजेंद्र प्रसाद के 21 जनवरी 1934 के तार से मिली। महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत की अपनी हरिजन यात्रा स्थगित करके पटना के लिए 9 मार्च 1934 को प्रस्थान किया और 11 मार्च 1934 को पटना पहुंचे। राजेंद्र प्रसाद के साथ वह 14 मार्च 1934 को मोतिहारी पहुंचे और एक विशाल सभा को संबोधित किया। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद, ये भूकंप का डेट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 15 जनवरी 1934 को भूकंप आया था और 11 मार्च 1934 को महात्मा गांधी पटना पहुंचे थे और राजेंद्र प्रसाद के साथ 14 मार्च को ये मोतिहारी पहुंचे और एक विशाल सभा का संबोधन किया। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद महात्मा गांधी छपरा पहुंचे, जहां उन्होंने 27 मार्च 1934 को भारी भीड़ के सम्मुख भाषण दिया। इस यात्रा के दौरान वह राजेंद्र प्रसाद के साथ दानापुर गए और वहां अनाथालय के अहाता में अस्पृश्यता एवं सेवा कार्य पर मुख्यतः भाषण दिया। दानापुर के नागरिकों की ओर से गांधी जी को एक अभिनंदन पत्र दिया गया जो 401 रुपये में बिका। छपरा से गांधी जी मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान प्रत्येक स्टेशन पर भारी भीड़ उनका स्वागत करती थी। सोनपुर स्टेशन पर उन्होंने गाड़ी के डिब्बे से ही उपस्थित भीड़ को संबोधित किया। मुजफ्फरपुर से गांधी जी सीधे जूरन छपरा गए, जहां उन्होंने आत्मशुद्धि के लिए प्रार्थना की। तथा अस्पृश्यता निवारण पर बल दिया। यहाँ से वह 29 मार्च 1934 को सीतामढ़ी गए। दरभंगा, मधुबनी, बिहपुर, भागलपुर होते हुए गांधी जी ने 3 अप्रैल 1934 को मुंगेर पहुंचे। यहाँ भूकंप के कारण जान माल की अपरिमेय क्षति हुई थी। इस दौरान 10 से 24 अप्रैल 1934 तक उन्होंने असम प्रांत की यात्रा की। पटना वापस आने के बाद 24 अप्रैल 1934 को उन्होंने पुनः हरिजन यात्रा शुरू कर दी। गांधी जी 25 अप्रैल 1934 को बक्सर से चलकर 26 अप्रैल 1934 को जसीडी पहुंचे, जहां सनातनियों ने उनका विरोध किया। देवघर में भी विरोधी प्रदर्शन हुए। अंत में वह उड़ीसा चले गए। उन्होंने 18-19 मई 1934 को पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैठक में भाग लिया। पटना से वह पुनः उड़ीसा गए और अपनी अधूरी हरिजन यात्रा समाप्त की। अब आता है किसान आंदोलन। बिहार के मुंगेर में 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में, ये शाह मोहम्मद जुबैर का नाम याद रखना है, जिसमें किसान सभा का अध्यक्षता किया उन्होंने, उसका गठन हुआ है। कहाँ हुआ? तो मुंगेर में। मुंगेर का नाम बहुत बार आया है, बहुत जगह मुंगेर का चर्चा है, तो ध्यान रखना। श्री कृष्ण सिंह उनके उपाध्यक्ष थे। कभी कभी क्या करता है ना सवाल, ये आप रट के जाएंगे, शाह मोहम्मद जुबैर का नाम अध्यक्ष थे, तो कभी कभी क्या करेगा कि उपाध्यक्ष कौन थे ऐसा पूछ देगा। तो ये भी याद रखना, श्री कृष्ण सिंह उस किसान सभा के उपाध्यक्ष थे और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद कुमार सिंह सचिव थे। इसी दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमिहार ब्राह्मणों को संगठित करने हेतु पटना के समीप बिहटा में आश्रम की स्थापना की। सहजानंद सरस्वती ने भूमिहार ब्राह्मणों को संगठित करने हेतु पटना के समीप बिहटा में आश्रम की स्थापना की। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर आयोजित एक सभा में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई, जिसके सचिव श्री कृष्ण सिंह नियुक्त किए गए। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने जो आश्रम बनाया था वो आश्रम कहाँ है? बिहटा में है। और सोनपुर मेला में जो सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का आयोजन किया था, उसके अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह थे। ये ध्यान देना है कि सोनपुर में जब बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ तो उसके अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह थे और यहाँ पे शाह मोहम्मद जुबैर थे, जिसमें मुंगेर में हुआ था किसान सभा का गठन। सहजानंद सरस्वती यहाँ किसान आंदोलन के मूल अनुप्रेरक बन गए और मरते दम तक यही उनके जीवन का मूल्य लक्ष्य बना रहा। इस आंदोलन को बिहार के गांवों में फैलाने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यान, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिसंबर 1929 में बिहार की यात्रा की, जिससे इस आंदोलन को विशेष बल मिला। यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में 1931 में गया में किसान आंदोलन हुआ। तो गया में किसान आंदोलन 1931 में हुआ था और वो
किसके नेतृत्व में हुआ था? यदुनंदन शर्मा के। दरभंगा के क्षेत्रों व सारण में किसानों का नेतृत्व यमुना करयई ने किया, जबकि अनवाड़ी क्षेत्र में किसानों के नेता राहुल सांकृत्यायन थे। शाहाबाद के किसानों ने नहर शुल्क के विरोध बहुत उत्तेजना थी। शाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने नहर के वसूली की जांच शीर्षक से एक अधिसूचना जारी की। शाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने नहर के वसूली की जांच के शीर्षक से एक अधिसूचना जारी की थी। इस संबंध में श्री कृष्ण सिंह अब्दुल बड़ी और बलदेव सहाय किसानों की उचित मांगों पर बल देने हेतु शाहाबाद गए। 2 स्थानीय कांग्रेसी नेताओं गुप्तेश्वर पांडे और विंध्याचल के साथ उन्होंने जिला के विभिन्न स्थानों की यात्रा की। उन्नीस 1933 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की कार्यकारिणी समिति ने एक जांच समिति का गठन किया, जिसके सदस्य थे स्वामी सहजानंद, यमुना कार्थी, यदुनंदन शर्मा, युगल किशोर सिंह। जांच समिति के सदस्य सर्वप्रथम गया जिले के अनेक गांव में गए और वहां किसानों के संबंध में जो कुछ देखा उन्हें किसानों की दयनीय दशा का इतिहास नामक किताब के रूप में प्रकाशित कर दिया। तो ये भी एक सवाल है, किसानों की दयनीय दशा का इतिहास। कौन कौन थे उसमें? स्वामी सहजानंद, यमुना कार्ती, यदुनंदन शर्मा और युगल किशोर सिंह। ये सारे लोग गए थे जांच कमेटी में और सर्वप्रथम गया जिले के अनेक गांव में गए और गांव के किसानों से मिले और उनकी जो दशा देखी, जो उनके संबंध में लिखा, उसका नाम था किसानों के दयनीय दशा का इतिहास नामक किताब के रूप में उसको प्रकाशित कर दिया। किसान आंदोलन के नेता नहर शुल्कों में कमी करने पर बल दे रहे थे। बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट विधेयक का विरोध कर रहे थे। इस विधेयक को बिहार यूनाइटेड पार्टी का समर्थन प्राप्त था। प्रथम बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्रथम बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन, बिहार का प्रथम प्रांतीय किसान सम्मेलन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। दूसरा सम्मेलन 30 अगस्त 1934, पहले 29 में हुआ, फिर 34 को पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में संपन्न हुआ। तो ये याद रखने वाली बात है कि पहला सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ था, दूसरा पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में खां अब्दुल गफ्फार खां ने भी अपने भाई के साथ भाग लिया था। किसमें? तो दूसरे वाला में, जो गया में हुआ था, उसमें खान अब्दुल गफ्फार खान भी पार्टिसिपेट किए थे। किस चीज़ में पार्टिसिपेट किए थे? तो बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन। हमेशा कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। कनेक्शन जब आप बनाते हैं तो आपको जल्दी चीज़ याद हो जाता है, आपके दिमाग में सेट हो जाता है, एक लिंकिंग बन जाता है, तो आप आसानी से उसको रिकॉल कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो सिमिलर ऑप्शंस रहेगा, 4 नाम रहेगा और 5वां रहेगा नन और मोर देन 1 ऑफ द एबव इज करेक्ट, ऐसा ऑप्शन रहेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमेशा कनेक्शन बनाइए तो लॉजिक लगेगा तो ऑटोमेटिक आंसर जो वही होगा जो आप पढ़ के गए हैं। तो तीसरा सम्मेलन हाजीपुर में 26 नवंबर 1935 को हुआ। पहला 29 में हुआ, दूसरा 34 में हुआ और तीसरा 35 में हुआ। ठीक है, तो ये हुआ कहाँ? तो ये हुआ हाजीपुर में, सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो तीसरा भी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो एक सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन के कौन से सभा में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था? ये एक सवाल है। ठीक है, जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन के किस सभा में हुआ था? प्रथम, द्वितीय या तृतीय? प्रथम और तृतीय ऐसे भी रह सकता है, या फिर मोर देन और 1 ऑफ द एबव ऐसे भी रह सकता है। तो उसको ध्यान रखना है कि वो तृतीय सभा कहाँ हुआ था, ये भी सवाल हो सकता है। वो हाजीपुर में हुआ था। तो ये ध्यान देने वाली बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है अभी, पूरा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग को उसमें से भी इंपॉर्टेंट में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब एक तो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उस तरह से हम लोग को ध्यान देना है। तो याद रखना है, जमींदारी प्रथा हटाने की बात प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नवंबर 1936 में
कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिला के बढ़ैया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव प्रोफेसर एन.जी. रंगा थे। ये भी सवाल तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से मतलब मशहूर है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसी अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। लेकिन इससे पहले ये सारा कुछ करते आए थे, तब वो अध्यक्ष बने थे फाइनली 1936 में। अच्छा, अब आता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। ये सवाल पूछता है, ये नाम पूछता है, प्रॉपर नाम पूछ देगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो ये कैसा हुआ, तो 1931 में हुआ। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन करने वाले कौन कौन मुख्य लोग थे, तो उसमें से ये तीनों नाम एक लाइन में देगा, दूसरे लाइन में इन दोनों को मिला के तीसरा नाम दे देगा, मतलब ऐसे करके देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रखना है, गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा। गरारा ऐसे बोल सकते हैं, गंगा राम, तो मतलब शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना 1934 में की गई। 31 में तो गठन हो गया था, लेकिन पटना के अंजुमन हॉल में औपचारिक स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन इन्होंने किया, गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा। तो इसमें से ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे, नहीं। जो औपचारिक स्थापना की गई 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में, ठीक है ना, उसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण देव थे। जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी है छपरा में। पार्टी के अन्य प्रमुख सदस्य थे गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, ये रामानंद मिश्रा, युगेंद्र शुक्ल थे, अब्दुल बड़ी, कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह आदि। इस पार्टी का तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था। तो ये क्या हो गया कि आचार्य नरेंद्र देव जो थे इसके अध्यक्ष थे, किसके, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के मतलब बने, और जयप्रकाश नारायण जो थे वो इसके सचिव थे। और बाकी जो लोग थे जो गठन किया था जिन्होंने, वो लोग बाकी मेंबर्स थे उसके। अब आता है बिहार विधानसभा चुनाव। क्या हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अच्छा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हम इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं, एक्चुअली वो मुझे अभी अधिनियम समझ में अभी मुझे ध्यान आया। तो ये जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे वो आपको ये मिलेगा 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो पूछता है कि संविधान बनाने में सबसे ज़्यादा कौन से एक्ट से इनपुट लिया गया है संविधान के बनाने के लिए, भारत का जो संविधान बनाने के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा इनपुट यहीं से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लगभग 2/3 मेजोरिटी जो कंटेंट्स है वो यहीं से लिया गया है, मतलब प्रोविजंस लिया गया, उसको इलेबोरेट किया गया है, लेकिन प्रोविजंस यहीं से लिया गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा चुनाव हेतु 22 से 27 जनवरी 1937 के मध्य में विभिन्न स्थानों पर मतदान संपन्न हुए। प्रांत में 129 निर्वाचन मंडल क्षेत्र बनाए गए थे। कितने क्षेत्र थे भाई, 129 निर्वाचन मंडल क्षेत्र थे, जिसमें 70 आम निर्वाचन मंडल थे, 5 नगरीय और 65 ग्रामीण क्षेत्र थे। जबकि 39 मुसलमानों के लिए, 4 महिलाओं के लिए, 1 मुसलमान महिला, 2 यूरोपियों के लिए, 1 एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित थे। ये सब क्या किया था अंग्रेज सब ना, कि फूट डालो राज करो, मुस्लिम हिंदू को लड़ा दो, और लड़ा के इसीलिए आया था। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो पढ़ेंगे पॉलिटी में, जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें आए। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आएगा डिवाइड एंड रूल, जो एक पार्ट है हम लोग को पढ़ना, फूट डालो राज करो। तो उसमें एक जो आया था
जो निर्वाचन क्षेत्र था हिंदू और मुस्लिम का अलग अलग कर देने का डिमांड था। कुछ अंग्रेज भी चाहते थे कि ऐसा हो ताकि हिंदू और मुस्लिम आपस में मिले नहीं, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो एकता है, जो जिससे देश संगठित हो रहा है वो संगठित नहीं होगा, और फाइनली इन लोगों का जो नेशनल मूवमेंट चल रहा है वो सप्रेस हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे कि आरक्षित कैसे किया गया है कि 129 निर्वाचन मंडल बनाए गए थे, जिसमें 70 आम निर्वाचन मंडल थे, मतलब कोई भी लड़ सकता था वहाँ से इलेक्शन। 5 नगर के थे, 65 ग्रामीण थे, जबकि 39 मुसलमानों के लिए थे और 4 महिलाओं के लिए थे और 1 महिला मुसलमान। इस तरह से बांटा गया था। शेष 13 विशेष निर्वाचन मंडल थे, जिसमें 1 भारतीय ईसाइयों के लिए, 4 वाणिज्य और उद्योग धंधों खनिज प्लांटर समुदाय के लिए, 4 जमींदारों के लिए, 3 गैर यूनियन मजदूरों के लिए और 1 विश्वविद्यालय के लिए था। विधान परिषद के लिए 9 आम निर्वाचन मंडल के अतिरिक्त 4 मुसलमानों और 1 यूरोपीय के लिए आरक्षित के लिए सुरक्षित निर्वाचन मंडल थे। दोनों सदनों के लिए चुनाव साथ साथ कराए गए। दोनों सदन मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों सदनों के लिए चुनाव साथ साथ कराए गए। प्रांत में 1935 में पिछड़ा वर्ग संघ डिप्रेस्ड क्लासेस लीग नामक एक संगठन की स्थापना हुई। 1935 में पिछड़ा वर्ग संघ डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1935 में, जो चुनाव में कांग्रेस के साथ थी। इसी समय त्रिवेणी संघ नामक एक पार्टी गठित थी, जो ग्वाला, कुर्मी और कोयरी मतदाताओं के समर्थन पर निर्भर करती थी। त्रिवेणी संघ नामक एक पार्टी बनी थी। कब? 1935 में ही बनी थी, जो ग्वाला, कुर्मी और कोयरी के मतदान पर निर्भर करती थी। चुनाव में कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था, सब लोग को पता है। कुल 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और उसमें 98 सीटों पर विजय प्राप्त की। आम नागरिक निर्वाचक मंडलों में कांग्रेस ने सभी 5 सीटें जीते, जबकि 73 ग्रामीण निर्वाचन मंडलों में से उन्होंने 68, 67, 68 पर विजय प्राप्त हुई। पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन मंडल से कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित कर सच्चिदानंद सिन्हा सदस्य निर्वाचित हुए। अच्छा, सच्चिदानंद सिन्हा कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित किए, कहाँ से? पटना विश्वविद्यालय से, और जीते। विधान परिषद के लिए 8 कांग्रेसी प्रत्याशी विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव में विजयी हुए। इस प्रकार कांग्रेस का दोनों सदनों को मिलाकर सम्मिलित रूप से पूर्ण बहुमत हो गया। 24 मार्च 1937 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल एमजी हैलेट ने कांग्रेस विधायिका दल के नेता श्रीकृष्ण सिंह को अपना मंत्रिमंडल बनाने का निमंत्रण दिया। तो उस समय 24 मार्च 1937 में बिहार के तत्कालीन, मतलब उस समय के राज्यपाल कौन थे? एमजी हैलेट। वो श्रीकृष्ण सिंह को अपना मंत्रिमंडल बनाने का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने का निमंत्रण दिया, जैसे राज्यपाल देते हैं। लेकिन राज्यपाल ये आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में वह हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मतलब कि मंत्रिमंडल आप बनाइए, लेकिन हम ये गारंटी नहीं देते हैं कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे आपके काम में। भाई, जब इंटरफेयर ही आपको करना है तो मंत्रिमंडल बना के हम करेंगे क्या? तो लेकिन राज्यपाल ने आश्वासन नहीं दिया, ठीक है ना। अतः श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल बनाने में अपनी असमर्थता जाहिर की। तदुपरांत राज्यपाल ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को मंत्रिमंडल बनाने का आमंत्रित किया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहली भारतीय अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुई। श्री कृष्ण सिंह ने साफ मना कर दिया कि अगर ऐसा है तो हम मंत्रिमंडल नहीं बनाएंगे, हम सरकार नहीं बनाएंगे। तब वो दूसरी बड़ी पार्टी थी, इंडिपेंडेंट पार्टी, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बनाने का उनको अवसर दिया गया और उन्होंने बनाया और 1 अप्रैल 1937 को गठित हुए। इस प्रकार मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री, उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान को प्रधानमंत्री कहा जाता था, मतलब कि 1937, मतलब उस समय बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले मुख्यमंत्री नहीं कहा जाता था, प्रधानमंत्री कहा जाता था। प्रांत के मतलब जो सरकार को, जो प्रधान को प्रधानमंत्री कहा जाता था।
नियुक्त किया गया। 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने प्रांतों में सरकारों के गठन का फैसला किया। अतः मोहम्मद यूनुस के अंतरिम मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। अच्छा, ये कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी आई थी मेजोरिटी में, उन्होंने 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने डिसाइड किया कि हम सरकार बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है मोहम्मद यूनुस की पार्टी कम थी, छोटी थी, तो इनको त्यागपत्र देना पड़ा। और 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। तो फाइनली ये 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह से सरकार बनाई। रामदयालु सिंह और प्रोफेसर अब्दुल बड़ी बिहार विधानसभा के क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। यानी कि 1937 में जो सरकार कांग्रेस की बनी थी उसमें अध्यक्ष जो विधानसभा के थे वो कौन थे? तो रामदयालु सिंह थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर अब्दुल बड़ी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछता है सवाल, और ये याद रखने की जरूरत है इस बात को। सर सुल्तान अहमद को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया। एडवोकेट जनरल उस समय सर सुल्तान अहमद को नियुक्त किया गया, लेकिन उन्होंने शिमला में अपना त्यागपत्र दे दिया, शिमला से अपना त्यागपत्र भेज दिया। अतः एक नए मंत्रिमंडल में ने बलदेव सहाय को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया। मतलब कि नियुक्त किया था सरकार ने किसको? सुल्तान अहमद को, सर सुल्तान अहमद को, लेकिन उन्होंने अपना ये रेजिग्नेशन भेज दिया, त्यागपत्र दे दिया। तो बाद में बलदेव सहाय को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया। 1 अगस्त 1937 को प्रांत भर में मंत्रिमंडल दिवस मनाया गया। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में राजनीतिक बंदियों की रिहाई का वादा किया गया था। बिहार में अंडमान से वापस लाए हुए राजनीतिक बंदी जेल में ही थे। बिहार में अनेक स्थानों पर 14 अगस्त 1937 को अंडमान बंदी दिवस मनाया गया। बिहार में अनेक स्थानों पर 14 अगस्त 1937 को अंडमान बंदी दिवस मनाया गया। राजनीतिक बंदी बिहार की जेलों में भूख हड़ताल कर रहे थे। 30 जनवरी 1938 को प्रांत भर में राजनीतिक बंदी दिवस मनाया गया। ये सब इम्पोर्टेंट है कि 30 जनवरी 1938 को राजनीतिक बंदी दिवस मनाया गया और 14 अगस्त 1937 को अंडमान बंदी दिवस मनाया गया। राजनीतिक बंदी दिवस और अंडमान बंदी दिवस कुछ समय ही आगे पीछे मनाया गया था। 14 अगस्त 1937 को अंडमान बंदी दिवस और 30 जनवरी 1938 को राजनीतिक बंदी दिवस मनाया गया। बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने सभी राजनीतिक बंदियों को अविलंब रिहाई पर बल दिया, लेकिन राज्यपाल ने वायसराय के समर्थन से इस पर आपत्ति प्रकट की। परिणाम स्वरूप 15 फरवरी 1938 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। यानी कि इनकी मंत्रिमंडल बनी थी 20 जुलाई को बनी थी और 15 फरवरी को इनकी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। तो ये बहुत ही कम समय के लिए सरकार बनी थी। और अब आगे चलते हैं। बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल के प्रमुख, इधर दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा था, हाँ, बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल के प्रमुख सुधारात्मक एवं रचनात्मक कार्य। तो काश्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को होने वाली कठिनाइयों से राहत दिलाने हेतु बिहार टेंडेंसी अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया। ये बहुत ही शॉर्ट स्पेन का ड्यूरेशन था। ऐसे मैं लिखता हूँ एक लाइन, 20 जुलाई 1937 से 15 फरवरी 1938, मतलब इधर 1.5 महीना और इधर जुलाई के बाद अगस्त, जुलाई के बाद 7, मतलब 5 महीना, तो 6.5 महीना 10 दिन, मतलब 7 महीना मानिए, 6.25 महीना के आसपास ये सरकार थी। और बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल के जो सुधारात्मक कार्य थे वो एक काश्तकारी व्यवस्था में बिहार टेंडेंसी अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया सुधार करने के लिए। दूसरा क्या बड़ा काम किया गया था? अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये आप ऐसे भी मेंस में पूछ सकता है कि मेंस में भी ऐसे सवाल पूछ सकता है कि अपितु बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो पहला सरकार बनी थी वो बहुत ही अल्प समय के लिए थी, लेकिन उसने बहुत ही सुधारात्मक कार्य किया। इस सेंटेंस, मतलब इस वाक्य की विवेचना करे या क्रिटिकली एग्जामिन करे, ऐसा कुछ करके लिख सकता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग डाल सकते हैं कि उन्होंने शॉर्ट में एक हम लोग इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं
कि कब कैसे 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 सरकार बनी, कैसे कैसे क्या हुआ और उनका जो कार्य था, ये सब हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि अभी पीटी में तो बीपीएससी में क्या करता है कि जो पांचवा ऑप्शन है ना, जैसे यूपीएससी में आप देखे होंगे कि 3 लाइनर क्वेश्चन पूछता है। 3 लाइनर क्वेश्चन क्या होता है कि एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस लिख देगा, उसके बाद ABCD सेंटेंस लिखेगा, उसके बाद बोलेगा कि पहला जो क्वेश्चन है उसके संदर्भ में A सही है, AB सही है, BC सही है, ऑल सही है, इस तरह का। तो उसको 3 लाइनर बोलते हैं। तो आपको सब कुछ पता होगा तभी सॉल्व होगा। बीपीएससी में 3 लाइनर कहने के लिए नहीं दिखता है क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअली 3 लाइनर है। अब कैसे है, जो पांचवा ऑप्शन होता है ना कि नन और मोर देन वन ऑफ द एबव इज करेक्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें ये एक दूसरे तरह का 3 लाइनर हम मानते हैं। मेरा पर्सनल परसेप्शन है कि आपको हर ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यूपीएससी चाहता है कि हर ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए, उसी तरह से इसमें भी लगता है कि इस पांचवा ऑप्शन सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें आपको हर ऑप्शन के बारे में पता अगर नहीं होगा तो आप गलती कर बैठेंगे। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहला, काश्तकारी व्यवस्था में के अंतर्गत किसानों को होने वाली कठिनाइयों से राहत दिलाने हेतु बिहार टेंडेंसी अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ। अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ। और अब दूसरा काम क्या हुआ, बिहार सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत नजरबंद या निष्कासित 27 व्यक्तियों को रिहा किया गया। अभी क्या करेगा ना, इसमें से 3-4 पॉइंट उठा लेगा, या ऐसा करेगा कि 2 पॉइंट उठा लेगा, 2 पॉइंट उठा के और 2 पॉइंट कुछ अलग डाल देगा, और पांचवा ऑप्शन नन और मोर देन वन ऑफ द एबव सही है। अब हमको अगर एक ही पॉइंट सपोज कीजिए याद है और वो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, जो सबसे आसान याद करने वाला होगा वही ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो हम क्या समझेंगे, हाँ ये सही है, ABCD कुछ भी मार के निकल लेंगे। एक्चुअली उसका आंसर 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा ऑप्शन सही है। तो ये सारी बात याद रखनी भी चाहिए। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर पढ़ेंगे तो एनालिटिकल ज़्यादा हो जाएंगे। मैं बार बार इस चीज़ पे थ्रस्ट देता हूँ, तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो बिहार सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत दूसरा ये कार्य, जो बड़ा कार्य हुआ था, वो ये हुआ था कि नजरबंद या निष्कासित 27 व्यक्तियों को रिहा किया गया। उसके बाद तीसरा कार्य था स्वायत्त शासी संस्थाओं द्वारा अपने भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने पर से प्रतिबंध समाप्त किया गया। मतलब जो संस्था थी, अगर वो अपने भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराती थी, उस पर प्रतिबंध था, उस प्रतिबंध को समाप्त किया गया। ये भी बड़ा काम था। संघों पर से प्रतिबंध हटा लिया गया और अखबारों से जमानत मांगने की प्रथा समाप्त कर दी गई। अखबारों से जो जमानत मांगा जाता था, इसकी प्रथा समाप्त कर दी गई। ये कांग्रेस मंत्रिमंडल के समय में ये भी एक रचनात्मक कार्य हुआ। रचनात्मक इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे कि सुधारात्मक कार्य और रचनात्मक कार्य, जैसे हम इसको समझें। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति गठित की गई, जिसे बिहार के श्रमिकों के जीवन एवं कार्य करने की स्थितियों की जांच करनी थी। श्रम जांच समिति मतलब कि अगर बिहार के श्रमिक है तो उनकी जीवन कैसे चल रहा है, वो ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ये भी एक सुधारात्मक कार्य था, जो कि बहुत बड़ा सुधारात्मक कार्य था। सोशल रिफॉर्म की तरह इसको देखा जा सकता है। तो ये भी एक बड़ा काम हुआ था। उसके बाद बिहार में शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने तथा शैक्षणिक सुधारों के लिए उपयुक्त सुझाव देने हेतु केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना की गई। तो ये अपने आप में भी एक सवाल है, कि बिहार में शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने तथा शैक्षणिक सुधारों के लिए उपयुक्त सुझाव देने हेतु केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना की गई। तो शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना बिहार में किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो केटी शाह की अध्यक्षता में की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। हरिजनों की शिक्षा तथा उनकी आर्थिक स्थिति में उचित सुधार करने हेतु कुछ कदम उठाए गए। ये भी इंपॉर्टेंट है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में एक हिंदुस्तानी समिति नियुक्त की गई। एक हिंदुस्तानी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हाईलाइटेड यहाँ पे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। एक हिंदुस्तानी जो क्या बोलते, एक हिंदुस्तानी जो समिति थी, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, एक हिंदुस्तानी का। और शिक्षा पुनर्गठन समिति के जो अध्यक्ष थे वो के थे, केटी शाह थे। उसके बाद कौन बड़ा काम हुआ, तो नहर कर भुगतान करने से में किसानों को अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सोन और चंपारण नहरों के क्षेत्रों में केंद्रीय भुगतान व्यवस्था की गई। सोन और चंपारण के क्षेत्रों में
केंद्रीय भुगतान की। तो ये कुछ रिफॉर्म्स थे, कुछ रचनात्मक कार्य थे, कुछ सुधारात्मक कार्य थे जो बिहार प्रांतीय जो बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल के प्रमुख सुधारात्मक कार्य थे जो उसके समय में, कांग्रेस के समय में किए गए। तो इस तरह से हम लोग इस पे मेंस में भी इस बारे में हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आता है समाजवादियों द्वारा तरुण संघ यूथ लीग की स्थापना। समाजवादियों द्वारा तरुण संघ यूथ लीग की स्थापना। बिहार में यंग्समैन इंस्टीट्यूट बिहार में 8 दिसंबर 1937 को एक सभा की गई तथा इस अवसर पर एक छात्र संघ की स्थापना की गई। छात्र संघ के अध्यक्ष नकी इमाम और मुख्य सचिव विश्वनाथ प्रसाद बनाए गए। छात्र संघ के अध्यक्ष कौन थे? नकी इमाम। बिहार यंग्समैन इंस्टीट्यूट में 20 दिसंबर 1937 को राम वृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया। कब छात्र दिवस मनाया गया? राम वृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में। हाँ, तो नकी इमाम और मुख्य सचिव विश्वनाथ प्रसाद थे। बिहार यंग्समैन इंस्टीट्यूट में 20 दिसंबर 1937 को राम वृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया। कब मनाया गया अखिल भारतीय छात्र दिवस? तो 20 दिसंबर 1937 को मनाया गया और छात्रों से राजनीति में रुचि लेने की अनुशंसा की गई। बछवाड़ा में 22-23 जनवरी 1938 को बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन के अवसर पर एक यूथ लीग की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त समाजवादी प्रत्येक गांव में तूफानी जत्था का संगठन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? तो समाजवादी लोग कर रहे थे, तूफानी जत्था का संगठन कर रहे थे। सोनपुर में राजनीति का ग्रीष्मकालीन स्कूल खोला गया। जयप्रकाश नारायण समाजवादी ग्रुप क्लब की स्थापना के लिए प्रयासरत थे। समाजवादियों ने मुजफ्फरपुर के भूतही में फरवरी 1939 में एक शीतकालीन राजनीतिक स्कूल खोला। तो समाजवादियों ने मुजफ्फरपुर के भूतही में फरवरी 1939 में एक शीतकालीन राजनीतिक स्कूल खोला। उसके बाद आता है बिहार में मुस्लिम लीग की कार्रवाइयाँ। अब बिहार में मुस्लिम लीग का क्या रोल था ये देखते हैं। तो अक्टूबर 1937 के अंत में मोहम्मद अली जिन्ना बिहार यात्रा पर आए। कब? अक्टूबर 1937 के अंत में मोहम्मद जिन्ना बिहार आए। उनके प्रयासों से यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी एवं अहरार पार्टी का मुस्लिम लीग में विलय हो गया। कौन कौन से पार्टी के विलय हो गए जब वो मोहम्मद जिन्ना कब आए थे? ये भी एक सवाल है बिहार में। तो अक्टूबर 1937 के अंत में आए थे और उनके प्रयासों से क्या हुआ? यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी एक बिहार में पार्टी थी और अहरार पार्टी मुस्लिम लीग में मर्ज कर गई, विलय हो गया। लेकिन विधानमंडल के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी जो पहली बार सरकार बनाई थी 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनिस के लीडरशिप में, वो पार्टी के साथ जिन्ना की वार्ताएं असफल हो गई। जिन्ना पुनः 1 जनवरी 1938 को बिहार आए, फिर दोबारा आए और गया में मुसलमानों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया। मुस्लिम लीग द्वारा बिहार मंत्रिमंडल की कठोर शब्दों में आलोचना की गई। मुस्लिम लीग द्वारा बिहार मंत्रिमंडल की कठोर शब्दों में आलोचना की गई और इस समय जो ये आए थे, दोबारा कब आए थे? जनवरी 1938 में। और पहले मैं बता दूं कि उस समय सरकार किसकी थी? तो श्री कृष्ण सिंह की सरकार थी। जो 15 फरवरी को रिजाइन दिया था मंत्रिमंडल, उसके पहले श्री कृष्ण सिंह की सरकार थी जो जनवरी में ये आए थे। तो उन्होंने जम के बिहार मंत्रिमंडल का कठोर शब्दों में आलोचना किया। साक्षरता आंदोलन और मुस्लिम जनसंपर्क आंदोलन अभियान पर विशेष रूप से रोष प्रकट किया गया। स्थानीय संस्थानों में भी पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की गई। मतलब स्थानीय संस्थाओं में भी पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक मतलब अलग से, जैसे मुस्लिम के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए और निर्वाचन की प्रणाली बनाई जाए, ऐसा। वंदे मातरम के प्रश्न पर शिक्षा संस्थानों में मुसलमान छात्र गड़बड़ी मचा रहे थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 26 दिसंबर 1938 को पटना में शुरू हुआ। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन, ये पूछता है सवाल कि मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था।
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का पटना में कौवा अधिवेशन हुआ था। चाहे मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन है मोहम्मद जिन्ना की अध्यक्षता में बिहार में कब हुआ था, तो 1938 26 को पटना में हुआ था। स्वागत कारिणी के अध्यक्ष अब्दुल अजीज ने अपने भाषण में मुसलमानों के पृथक व्यक्तित्व पर बल दिया। अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन का 26वां अधिवेशन 29 दिसंबर 1938 को पटना में संपन्न हुआ। इसका उद्घाटन मोहम्मद अली जिन्ना और अध्यक्षता महमूदाबाद के राजा ने की। मुस्लिम लीग दिवस और फिलिस्तीन दिवस क्रमशः 5 फरवरी 1939 और 9 फरवरी 1939 को मनाए गए। मुस्लिम लीग दिवस 5 फरवरी 1939 और फिलिस्तीन दिवस 9 फरवरी 1939 को मनाया गया। बिहार में मुस्लिम लीग से अलग 2 अन्य मुस्लिम संगठन भी कार्य कर रहे थे। ये थे जमायत उल उलेमा और मोमिन जमायत। ये 2 मुस्लिम लीग से अलग 2 मुस्लिम संगठन थे जो बिहार में काम कर रहे थे। उस समय उनका नाम था जमायत उल उलेमा और मोमिन जमायत। जमायत उल उलेमा और मोमिन जमायत ये काम उस समय कर रहे थे। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं अपना 9वां पार्ट। अभी थोड़ा कम पढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे थोड़ा और स्पीड बढ़ाएंगे। 3-4 दिन में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको ख़त्म कर लें हिस्ट्री को। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी शुरू करेंगे और हिस्ट्री में ही हम क्वेश्चन ही बनाना शुरू कर देंगे हिस्ट्री का, और उसका भी आंसर आप लोगों से डिस्कस कर लेंगे। साथ साथ क्वेश्चन आंसर हम करते चलेंगे ताकि आपको एक क्वेश्चन जब बनने लगेगा हाँ, लेकिन उसके लिए ना फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट अप टू 8th पार्ट अभी तक का पूरा पार्ट आप देखिए और अच्छे से देखिए। जरूरत पड़े तो उसको बार बार रिवाइंड करके देखिए, लेकिन एक पार्ट से पूरा कंटिन्यूअस देखिएगा तभी ये पूरा बुक समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आप अभी ये वाला पार्ट देख रहे हैं और फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट से क्वेश्चन रहेगा तो आपको लगेगा कि ये क्या डिस्कस कर रहे हैं सर, हम लोग को तो ये पता ही नहीं है। तो आप फर्स्ट पार्ट देखिएगा और प्लेलिस्ट में एक है तो वो आप ओपन कीजिएगा, उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एकदम सीरियल नंबर से है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप उसको देखिए और देखने के बाद हम लोग 2 दिन के बाद मोस्ट प्रोबेबली कल परसों, मतलब आज है ट्यूसडे, तो ये वीडियो कल सुबह में रिलीज हो जाएगा। मतलब आज का जो वीडियो मिला था वो 8वां पार्ट था, कल आपको जो मिलेगा 9वां पार्ट है। तो आपको वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे से हम लोग करेंगे क्वेश्चन जो हम लोग हिस्ट्री पढ़े हैं फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में, उन सबका क्वेश्चन करते चलेंगे ताकि प्रैक्टिस भी होता रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वो बहुत ज़रूरी है। और आगे पढ़ेंगे बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये 10वां पार्ट होगा हमारा जो कल शुरू करेंगे। कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए, डिस्कशन कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम लोग उसका डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। हो सकता है 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, लेकिन रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं बेल आइकन देख लीजिएगा, अगर ऑल नहीं होगा तो उसको दबा के ऑल कर दीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ये कंटिन्यूटी तोड़ने नहीं जा रहे हैं। हम लोग लगातार सीरियस हैं, आप लोगों के कैरियर के लिए सीरियस हैं कि आप लोगों को नुकसान नहीं हो। तभी मैडम ने मुझे इस जिम्मेवारी को दिया है कि आप इसको कंटिन्यू कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो जिम्मेवारी मुझे मिला है मैं उसको फुलफिल करूँ, लेकिन आप लोगों का सहयोग भी इसमें ज़रूरी है। जैसे जैसे आप लोग का व्यू बढ़ेगा, कमेंट बढ़ेगा, जैसे जैसे आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, हमें इंकरेजमेंट भी मिलेगा कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हैं। अगर कहीं पे कुछ आप लोगों को लगे कि इसको ऐसे बताया जाए, चाहे ये भी ऐड किया जाए, उसको भी ऐड करेंगे। तो जो भी आपको समझना है, जो भी पढ़ना है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम लोग उसको उस हिसाब से करें। और कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए, डिस्कशन करके पढ़िए, डेफिनेटली सफलता मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, मतलब पढ़ाई करते रहिए, देखिए पढ़ाई करिए, देखिए पढ़ाई कीजिए, डिस्कस कीजिए। मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।